केस स्टडी हमारे रिलेटेड है इन्फ्लेशन के साथ। किसके साथ रिलेटेड है? इन्फ्लेशन के साथ। तो सबसे पहले हम इन्फ्लेशन का मतलब समझ लेते हैं कि इन्फ्लेशन बेसिकली यहाँ पर होता क्या है। तो सिंपली देखो, जब एक कंट्री के अंदर मेजॉरिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज के जो प्राइसेस है वो इंक्रीज होने लग जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। जैसे कि एग्जांपल के मान के चलो, एक कंट्री एक्स है, उसके 80% जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसके प्राइसेस जो है वो 10% से इंक्रीज हो गए, तो हम कहेंगे कि एक्स कंट्री के अंदर जो है इन्फ्लेशन आ गया। क्या आ गया? हमारा यहाँ पर इन्फ्लेशन आ गया। ठीक है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि यहाँ पर एक गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो आप कहोगे उसको इन्फ्लेशन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस अगर इंक्रीज होते हैं तभी हम कहेंगे कि इन्फ्लेशन आया है। ओके। अब यहाँ पर केस स्टडी जो है वो देखते हैं। केस स्टडी क्या करिए? इन्फ्लेशन रेफर्स टू द जनरल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लीडिंग टू डिक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी। तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि हमारे जो गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस हैं उसके जर्नल प्राइसेस के अंदर जब इंक्रीज आता है तो वो हमारा इन्फ्लेशन कहलाता है। और इन्फ्लेशन की वजह से जो है हमारी परचेजिंग पावर ऑफ मनी, जो मनी की परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। जब भी इन्फ्लेशन अकर होता है उसकी वजह से हमारी करेंसी की परचेसिंग पावर कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो करेंसी है वो पहले के मुकाबले जो है कम यूनिट्स जो है वो गुड्स और सर्विसेज की बाय कर पाती है। जैसे अगर आप पहले 100 रुपए में जो है 10 यूनिट्स परचेस कर पाते थे, पर अब इन्फ्लेशन क्या हो गई है? इन्फ्लेशन आ गई है, तो अब यहाँ पर 100 रुपए में आप सिर्फ 5 यूनिट्स परचेस कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी जो मनी है उसकी परचेसिंग पावर जो है वो कम हो चुकी है। ठीक है। अब ये जो हमारा इन्फ्लेशन है उसके पीछे कई सारे यहाँ पर रीजंस आते हैं, यानी कि किसी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन क्या आता है तो क्यों आता है, तो इसके पीछे कई सारे फैक्टर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट की डिमांड, उसके बाद हायर प्रोडक्शन कॉस्ट, उसके बाद मनी सप्लाई का जो है वो एक्सपैंड होना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से कंट्री के अंदर जो है इन्फ्लेशन आता है। मॉडरेट इन्फ्लेशन जो है वो कॉमन है, मतलब कि मॉडरेट लेवल का जो इन्फ्लेशन है वो इकोनॉमीज के अंदर कॉमन है, क्योंकि इससे ना हमारे देश के अंदर स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट को इंकरेजमेंट मिलते हैं। यानी कि अगर आप मॉडरेट लेवल का इन्फ्लेशन मेंटेन करके रखो तो इससे आपकी कंट्री की ग्रोथ ही होगी, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। पर अगर हाई इन्फ्लेशन फेस कर रहे हो, अगर आपकी कंट्री के अंदर हाई इन्फ्लेशन है तो इसकी वजह से जो लोगों की सेविंग्स है उनकी जो वैल्यू है वो समय के साथ डिक्रीज हो जाएगी। कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, साथ के साथ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी आपको देखने को मिलेगी। हमारे देश के अंदर जो सेंट्रल बैंक है वो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसीज के जरिए जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, ताकि प्राइस स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन रहे। तो ये जो केस स्टडी थी वो रिलेटेड थी इन्फ्लेशन के साथ। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है? rise in the general level of prices of goods or services in an economy over a period of time is known as inflation. Which of these statement is correct regarding the inflation? तो इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग करेक्ट है? पहला, इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द परचेसिंग पावर ऑफ मनी ओवर द टाइम। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। इन्फ्लेशन जो है हमारे मनी की परचेसिंग पावर को कम कर देता है, यानी कि हम पहले के मुकाबले अब कम यूनिट्स ही अपने सेम पैसे से जो है वो परचेज कर सकते हैं। उसके बाद इन्फ्लेशन ऑलवेज लीड टू डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। जो इन्फ्लेशन है वो बेसिकली कॉस्ट ऑफ लिविंग को डिक्रीज कर देता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब कि आपको जीवन गुजारने के लिए जो यहाँ पर खर्च करना पड़ता है। तो देखो, अगर इन्फ्लेशन आता है तो उसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ना कि डिक्रीज होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट नहीं होगी। सेंट्रल बैंक ऑफन ट्राई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। जो सेंट्रल बैंक है वो यहाँ पर इन्फ्लेशन के थ्रू, मतलब कि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसके बाद हाई इन्फ्लेशन कैन इरोड सेविंग्स एंड रिड्यूस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। तो ये स्टेटमेंट्स हमारी यहाँ पर करेक्ट है। तो पहली पहली तीसरी और चौथी ये तीन स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है, पर सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, फर्स्ट सेकंड फोर्थ हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। तो इन्फ्लेशन की वजह से आपकी जो मनी की परचेसिंग पावर है वो कम हो जाती है। सेंट्रल बैंक यहाँ पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, और हाई इन्फ्लेशन की वजह से आपकी जो सेविंग की वैल्यू है वो कम हो जाती है और कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस भी रिड्यूस हो रहा है। तो ये तीन स्टेटमेंट हमारी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है आपको यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ दीज इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। इसमें से कौन सी हमारी टाइप है इन्फ्लेशन की? पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन,
दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, तीसरा है सप्लाई पुल इन्फ्लेशन, या फिर बोथ ए एंड बी। तो फटाफट से यहाँ पर बताते हैं इसमें से कौन सी हमारी टाइप होती है इन्फ्लेशन की। क्या लग रहा है आपको? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, सप्लाई पुल इन्फ्लेशन, या फिर बोथ एंड बी? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ ए एंड बी। डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये दो इंपॉर्टेंट टाइप होती है हमारी इन्फ्लेशन की। ठीक है, अब एक एक करके इनको समझते हैं, एक एक करके इनको समझते हैं। पहले बात करते हैं यहाँ पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन की। ठीक है, देखो डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब आता है जब इकोनॉमी के अंदर जो एग्रीगेट डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि आपको पता होगा, जैसे कि आपको पता होगा कि अगर किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो इंक्रीज हो जाती है, क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, और जो सप्लाई है वो कम हो जाती है, तो उसकी वजह से प्रोडक्ट और सर्विसेज के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बायर्स के बीच में जो है वो कंपटीशन होता है, वो यहाँ पर गुड्स को खरीदना चाहते हैं, जिससे अल्टीमेटली बायर जो है वो हायर प्राइस देने के लिए भी जो है वो तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो जब इकोनॉमी के अंदर गुड्स और सर्विसेज की जो एग्रीगेट डिमांड है वो सप्लाई से इंक्रीज हो जाती है, तो उसकी वजह से जो है इकोनॉमी के अंदर डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो आता है। उसके बाद है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है? तो सिंपली देखो, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें कुछ यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए लेबर चाहिए हमें, ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर कैपिटल चाहिए, ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर लैंड वगैरह भी जो है वो चाहिए, है ना। तो देखो, जब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है और उसकी वजह से इन्फ्लेशन आता है, तो वो हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है वो कहलाता है। जैसे एग्जांपल के मान के चले, एक्सवाइजेड कंपनी थी, ठीक है, पहले उसे लेबर की कॉस्ट जो है पर यूनिट, वो एक यहाँ पर मान के चलो एक्स प्रोडक्ट जो है वो बनाते थे, तो पर यूनिट उसे लेबर की कॉस्ट आती थी 2 रुपए, कैपिटल की जो कॉस्ट आती थी वो 3 रुपए, लैंड की जो कॉस्ट आती थी यानी कि जो किराया वगैरह वो देना होता था वो यहाँ पर मान के चलो 2 रुपए। ठीक है, यानी कि इस प्रोडक्ट को बनाने की जो टोटल कॉस्ट आती थी वो कितनी आती थी? यहाँ पर 7 रुपीज। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ कि जो हमारे रॉ मटेरियल के प्राइसेस थे, लेबर के जो वेजेस थे, वो दुगने हो गए, जिसकी वजह से इसकी जो कॉस्ट है वो भी दुगनी हो गई। अब इसकी कॉस्ट कितनी होगी? 14 रुपीज होगी। अब इस जो इंक्रीज हुई कॉस्ट है उसको कवर करने के लिए कंपनी ने क्या किया? गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस को जो है वो इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आ गया। ठीक है, तो इस तरह का जो इन्फ्लेशन है वो हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है वो कहलाता है, जिसकी वजह क्या है कि हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो गई है। तो ये दो इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन के। आई होप आपको ये दोनों अच्छे तरीके से क्लियर जो है वो हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डिमांड पुल इन्फ्लेशन अराइजेस में, तो जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है वो कब यहाँ पर अराइज होता है? तो मीनिंग मैंने आपको समझा दिया है। पहला ऑप्शन देखो, when the overall demand for goods and services in an economy exceed the available supply, अगर हमारे गुड्स और सर्विसेज की जो डिमांड है वो सप्लाई से एक्सीड कर जाती है तो उस केस में डिमांड पुल इन्फ्लेशन आता है। या फिर when the supply of goods और सर्विसेज in an economy exceed the available demand, अगर सप्लाई जो है वो डिमांड से इंक्रीज हो जाती है। या फिर when the overall demand of goods और सर्विसेज in economy equals the available supply, या फिर जो हमारी डिमांड है वो सप्लाई के इक्वल हो जाती है। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? डिमांड फुल इन्फ्लेशन जो है वो कब अराइज होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि जब हमारे गुड्स और सर्विसेज की ओवरऑल डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और अवेलेबल सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, तो वो उसकी वजह से डिमांड फुल इन्फ्लेशन जो है वो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, in a major industry experience a significant rise in wages due to labor strikes or new regulations, companies may face higher production costs. To cover these increased expenses, business might raise the price of their product or services. This describe which type of inflation? ठीक है, तो देखो, मेजर इंडस्ट्री के अंदर लेबर स्ट्राइक की वजह से, न्यू रेगुलेशंस की वजह से जो वेजेस हैं उनको यहाँ पर इंक्रीज करना पड़ा है, जिसकी वजह से कंपनी की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो इंक्रीज हो गई है। कंपनी ने इस इंक्रीज एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के जो प्राइसेस हैं उनको यहां पर इंक्रीज कर दिया है। तो ये जो सिचुएशन है वो किस तरह के इन्फ्लेशन को डिस्क्राइब करती है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड सप्लाई पुल इन्फ्लेशन, या फिर बोथ ए एंड बी? तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो ये जो हमारा इन्फ्लेशन है वो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्या है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, क्योंकि हमारा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो गई है और इसके लिए कंपनी ने प्रोडक्ट के
गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस को इंक्रीज किया है, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर।